नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सबके समक्ष नया टॉपिक शेल या चट्टान को लेकर उपस्थित हुआ। बहुत अच्छी तरह से और भली भांति से क्लास 6 से आप इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और फिक्स टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं। चट्टान क्या होती है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, चट्टानें कैसे बनती है और चट्टानें किन किन तत्वों से, धातुओं से, खनिजों से बनी हुई होती है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन परीक्षा में जब एग्जाम में आप जाते हो तो प्रश्न आपका गलत हो जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी थोड़ी सी जब आप समझते हो, पढ़ते हो तो रटने की ट्रिक निकालते हो। प्रश्न यदि कॉन्सेप्ट आधारित आता है तो आप गलत कर देते हो, रटा हुआ होता है तो सही कर देते हो। इस बात को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा शेल और चट्टान को अच्छी तरह समझा पाऊँ। और इसका कोई भी देखो दोस्तों, कोई भी एग्जाम है, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार रिविजन करोगे उतनी ही बार वो आपका टॉपिक उतनी बार शानदार होता जाएगा। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं भले ही कितना ही अच्छा पढ़ाऊँ, कितने भी गुरुजन आपको, जो भी गुरुजन पढ़ा रहे हो, कितनी भी अच्छे पढ़ाए, लेकिन एनसीईआरटी के होड़ दोस्तों कोई नहीं कर सकता। चट्टान या शेल का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th का एक टॉपिक है। हर वैकेंसी में इतना ही है, इतना ही पूछा जाता है, फिक्स है हर वैकेंसी में। लेकिन अपन क्या करते हैं, जिससे जैसे इसको पढ़ते हैं तो अपन समझ नहीं पाते। लैंग्वेज इसकी थोड़ी क्लिष्ट है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अपन इसको सरल तरीके से आज पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो भी इधर उधर नोट्सों में लगे हुए कि मैं उस वहाँ से नोट्स पढ़ लूँ, वो चीज़ पढ़ लूँ, वहाँ से ले लूँ, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चट्टान और शेल का टॉपिक जितना 11th क्लास की किताब के अंदर शानदार दे रखा है, उतना किसी भी बड़े से बड़े ऑथेंटिक लेखक की किताब में अच्छा नहीं है। और आप पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं। पीछे के प्रश्न आप जो भी वैकेंसी है उसमें आप देखना, सीधे 4-5 ऑप्शन है, उसमें से सीधे दे रखे हैं एनसीईआरटी में से। तो अपने को एग्जाम में प्रश्न सही करना है, राम कथा या ज्ञान की गंगा में अपने को स्नान नहीं करना, वो बाद में करते रहेंगे। पहले अपना अपना जो मूल उद्देश्य है, सर्विस लगना, नौकरी लगना, उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो अपन चट्टान या शेल का टॉपिक करते हैं। यदि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए तब आप तो भी रिप्लाई देना, समझ में नहीं आए तो भी आप बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई देना। चलो अपन देखते हैं शेल या चट्टान। आपने पेट्रोलियम पदार्थ नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरह से सुना है पेट्रोलियम पदार्थ। और पेट्रोलियम पदार्थ आपको पता है, पेट्रोलियम पेट्रोल प्लस ओलियम शब्द से बना। उस पेट्रोल का अर्थ होता है चट्टान, मिट्टी, चट्टान, इसलिए उनको कहते हैं मिट्टी का तेल, चट्टानी तेल। यानी जो चट्टानों से उत्पन्न होता है तेल, इसलिए उसको पेट्रो प्लस ओलियम यानी पेट्रो प्लस ऑयल कह सकते हो। तो चट्टानी तेल कहते हैं। यानी कि पेट्रो का शब्द होता है चट्टान, ये बात मैं समझाना चाहता हूं। इसलिए इस चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है उसकी बहुत शानदार शाखा है। उस शाखा को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, पेट्रोलियम का, पेट्रोलॉजी। ये बात आपको पहले रटनी है, पेट्रोलॉजी यानी चट्टान का अध्ययन करने वाली, चट्टान की शाखा, चट्टानों का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है, तो पेट्रोलॉजी। लॉजी जिसके के पीछे आता है वो अध्ययन करने वाली विज्ञान होती है, वो शाखा होती है उसकी, पेट्रोलॉजी। तो चट्टान या शेल का अध्ययन करने वाली जो है पेट्रोलॉजी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपके प्रश्न एग्जाम में पेडोलॉजी जरूर साथ में ऑप्शन में होगा। पेट्रोलॉजी निम्न में से चट्टानों का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है। पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन करता है, मृदा का अध्ययन करता है। पेट्रोलॉजी है वो चट्टानों का अध्ययन करता है। याद कैसे रखोगे, पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान। जब भी आप पेट्रोलियम पदार्थ पढ़ोगे तो उसे चट्टानी तेल कहते हैं। तो पेट्रोल प्लस ओलियम है नहीं, पेट्रो यानी तेल, सॉरी चट्टान होता है, और ओलियम यानी तेल होता है। तो पेट्रो का अर्थ याद रखना है, पेट्रो। ठीक, जहां पर भी आप जाइए याद कैसे रखना, अलग अलग तरीका। जैसे भी आप सड़क पर जा रहे हो, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कहीं जा रहे हो, तो पेट्रोल पंप आप देखते हो तो अचानक आप दिमाग में आ जाना चाहिए, यार पेट्रोलियम, पेट्रो मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, पेट्रोलियम कहाँ पढ़ा है मैंने, पेट्रोल पंप है मैंने कहाँ पढ़ा पेट्रो। तो ऑटोमेटिकली आप दिमाग में सर वाली क्लास याद आई, पेट्रो हाँ वहां पर पढ़ा था, यानी चट्टान। एक प्रश्न आपका सही हो गया। तो ये अपने आस पास की चीजें उनको देख देख के अपना ऐसी चीज याद कर सकते हैं। अब देखिए आते हैं चट्टान होती क्या है। सबसे बड़ी बात, सर चट्टान है क्या, क्या है चट्टान? चट्टान क्या है? क्या अपन जिस भूभाग पर जहां पर खड़े हैं, अपने आसपास पैरों के अंदर जो धूल सनी हुई रहती, क्या ये भी चट्टान है? बिल्कुल सही बात है, ये भी चट्टान है, लेकिन ये चट्टान का एक भाग है, प्रॉपर चट्टान नहीं है। कैसे? चट्टान का मतलब होता है एक निश्चित संगठन हो, जिसके निश्चित भाग हो, कण है वो संगठित हो, उसको अपन कहते हैं चट्टान।
मिट्टी है, चट्टान का टूटा हुआ रूप है, कण इसमें असंगठित है। आपको संगठित कण नजर नहीं आएंगे, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तत्वों की मात्रा अलग अलग है, खनिज की मात्रा अलग अलग है। हाँ ये है, चट्टानों में भी खनिज की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके कण है वो संहति के रूप में होने चाहिए, कण इकट्ठे होने चाहिए। जब कण इकट्ठे होते हैं तो धीरे धीरे कणों का जोड़ होता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा भाग बन जाता है। जैसे पत्थर वगैरह अपन देखते हैं, पत्थर एक संहित कण इसके बहुत नजदीक सटे हुए हैं। गैस कभी चट्टान बढ़ते हुए देखा नहीं, द्रव पदार्थ कभी चट्टान बढ़ते हुए देखा नहीं, लेकिन ठोस भाग एक चट्टान बढ़ता है। ठोस बढ़ता कैसे? जो कण है वो कण छोटे छोटे कण नजदीक आ जाते हैं और नजदीक आगे एक बड़ा पत्थर, बड़ा भाग, छोटी बड़ी पतली मोटी छोटी साइज कोई भी हो सकती है, लेकिन वो चट्टान का रूप ले लेता है। अब जब वो चट्टान का रूप ले लेता है तो फिर प्रश्न आता है वो चट्टान में होता क्या क्या है। स्वाभाविक रूप से उस चट्टान के अंदर बहुत सारे खनिज होंगे, बहुत सारे तत्व होंगे। प्रश्न ये भी आता है कि किसी प्रकार के खनिज में कौन से प्रमुख खनिज होते हैं, उसमें तत्व कौन से होते हैं, ये भी बात आएगी। बिल्कुल सत्य है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है और इसको अपन याद भी करेंगे। चलो अब आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि चट्टान एक ठोस भाग होता है। क्या होता है? ठोस भाग होता है। तरल, द्रव, प्लास्टिक में भाग को अपन चट्टान नहीं कहते। नंबर एक, ठोस। अब आपके दिमाग में पुनर्वापस पृथ्वी की आंतरिक संरचना लाना चाहता हूं। क्या आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा? तब कोई ऐसा स्थल खंड पढ़ा था जो ठोस था? बिल्कुल आपने पढ़ा था। कहां? लिथोस्फीयर को पढ़ा था। आपने देखा था कि सतह के ऊपरी भाग से, यानी कि सतह के ऊपरी भाग जहां पर खड़े, इससे 10 किलोमीटर गहराई पर जाओगे तो 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो पूरा का पूरा भाग है वो ठोस चट्टानी भाग है, जिसको अपने लिथोस्फीयर कहा था। और लिथो का अर्थ भी स्थल खंड या ठोस भाग होता है। तो जो 200 किलोमीटर की लंबी परत थी, उस परत को अपन चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान है पूरी की पूरी। क्या है? चट्टान है। ये बात आप समझ गए होंगे कि चट्टान का मतलब है ठोस भाग। क्या है? ठोस भाग। ठीक, ठोस भाग जहां पर भी है वो पूरे पूरे चट्टानी भाग है। बात आप समझ गए। लिथोस्फीयर वाला भाग है वो ठोस है, तो मतलब चट्टानों से निर्मित हो रखा है। अच्छा, आप चाहोगे सर तो फिर समुद्रों के अंदर, महासागरों में भी क्या चट्टानें होती है? बिल्कुल होती है दोस्तों। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा तो वहां पर तो समुद्र में पानी है दोस्तों, ऊपरी भाग में पानी है, लेकिन पानी के नीचे तले में आप जाओगे तो आपको एक बहुत कठोर पत्थर की तली मिलेगी। उस तली को तो अपन चट्टान कहेंगे ना। हो सकता है अपन अपने आसपास जहां पर अपन खड़े हैं उसके जस्ट पास में एक कोई बहुत बड़ा कुएं के रूप में या कोई गर्त या गड्ढा खोद दिया और उसमें पानी भर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी वहां चट्टान नहीं है। हाँ ये है कि अपन ने चट्टान को तोड़ा है। हो सकता है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर गहरा तक भाग है, उसमें जल हो, लेकिन उसके बाद में चट्टान शुरू होती है ना, तली शुरू होती है, कठोर भाग शुरू होता है, तो वो चट्टान है एक तरह की। अब शायद चट्टान क्या है आप समझ गए होंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तो कई बच्चों की शिकायत रहे कि सर आप लिखते बहुत कम हो। दोस्तों लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ तो क्या रहे हैं वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ तो मैं पीडीएफ जो दे रहा हूँ वो लिखा हुआ है ही, वो आपको पढ़ना है, लेकिन समझ में यदि चीज आ गई तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। चट्टान क्या है? एक ठोस भाग है। क्या है? ठोस भाग है। ठीक, ठोस भाग। अभी यह आदि क्लियर नहीं हो, ठोस भाग है। और इसका अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। किसमें? पेट्रोलॉजी एक विज्ञान की भूगोल की शाखा है। उस पेट्रोलॉजी के अंदर पेट्रोलॉजी में इस चट्टान का अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, आप कहीं पर भी देखोगे तो अभी तक पृथ्वी पर सबसे छोटे कण तत्व हैं। अणु, परमाणु, 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। एक तो होता तत्व के बाद में आप देखोगे तो आ जाता है यौगिक या खनिज, जिसको अपन कहते हैं। तत्व जब संगठित होते हैं तो खनिज बनता है। क्या बनता है? खनिज, या फिर इसको भूगोल की भाषा में आप पदार्थ कह सकते हो। और जब पदार्थों का संयोजन हो जाता है तो बनती शेल या चट्टान। शेल या चट्टान। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ शेल के ऊपर 2 मात्राएं हैं। आगे एक अवसादी शेल आएगी जिसके ऊपर 1 मात्रा होगी, वो अवसादी का प्रकार है। यहाँ पर शेल का मतलब रॉक्स है। अब देखो पृथ्वी पर कितने तत्वों की अभी तक खोज हुई। आप कहोगे सर पढ़ तो चट्टान रहे, फिर साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? हम बहुत जरूरी है साइंस पढ़ना यहाँ पर। देखिए तत्व, पृथ्वी पर अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है। नहीं याद करना आपको, मैं बता रहा हूं सिर्फ ज्ञान के लिए। आपको 118 तत्व याद करने की जरूरत नहीं, ये साइंस वालों का काम है। या फिर कोई एग्जाम साइंस से रिलेटेड है तो आप याद कर सकते।
अब पृथ्वी पर अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है। इन 118 तत्वों में से कुछ तत्व है जो प्राकृतिक रूप से अपने बाहर विद्यमान हैं। मुख्य रूप से 8 तत्व ऐसे हैं जो भूपर्वत की संरचना करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की रचना करते हैं। उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब ये तत्व मिल जाते हैं, बहुत सारे तत्व मिल जाए, जैसे आपको मैं कह दूं कि एल्यूमिनियम एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, नाइट्रोजन भी एक तत्व है, हीलियम भी एक तत्व है। कैसे हो सकती है? गैस, तरल, द्रव, ठोस, कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये तत्व है। लोहा एक तत्व है। जब आप कल्पना करो कि लोहा भी मिल जाए, मैंगनीज भी मिल जाए, इस्पात बन जाता है, एल्यूमिनियम मिल जाए, बहुत सारे जब ये तत्व मिल जाते हैं आपस में, एक कोई भाग होता है उसमें बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं, तो उसको अपन खनिज या पदार्थ कहते हैं। पहले तो छोटे छोटे भाग होते हैं, तत्व अलग है, नमक अलग है, सोडियम अलग है, पोटेशियम अलग है, क्लोरीन अलग है, अलग अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लोहा अलग है, मैंगनीज अलग है, मैग्नीशियम अलग है, ये सारे तत्व है एक एक। लेकिन जब इन तत्वों को धीरे धीरे जोड़ दो, इसमें कोई समायोजन नहीं, कोई यौगिक नहीं बनाना, आपको निश्चित संगठन की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको धीरे धीरे मिला दो आप। जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के तत्व मिलेंगे तो इसमें प्रकृति वो चेंज होती जाएगी। कुछ क्षणभंगुर प्रकृति होंगे, कुछ ठोस प्रकृति होंगे, कुछ उससे भी ज्यादा कठोर होंगे, और ये मिलेंगे। जब एक मिक्सचर बन जाता है, मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं खनिज या पदार्थ। तो तत्वों के संयोग हुआ, तत्वों का अलग अलग तत्व है, उन तत्वों का जब संयोजन हुआ तो उससे तो बन गई चट्टान। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये तत्वों का संयोजन है। किसका? तत्वों का संयोजन। खनिज तो क्या है? तत्वों का संयोजन है। अब आप कहोगे जब तत्वों को इतने सारे तत्व बनते हैं तो फिर खनिज बनते हैं, तो खनिज क्या होता है? हमें समझ में नहीं आया, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, क्या मामला है ये, अब बताते हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 6 खनिज है, 6 खनिजों के समूह पाए जाते हैं। अपने को वही याद करना है, बहुत सारे खनिज होते होंगे, अपने काम के 6 खनिज है मुख्य रूप से, जो पृथ्वी और सागरीय धरातल के आंतरिक बाह्य भागों में पाए जाते हैं। 6 खनिज कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, चट्टानों के अंदर जितने भी चट्टान है उसमें सबसे प्रमुख खनिज जो पाया जाता है वो फेल्सपार या फेल्डस्पार और अभ्रक, माइका, जिसको कहते हैं माइका या अभ्रक। तो इसके अलावा पायरोक्सिन होता है, ओलिविन होता है, एक पायरोक्सिन, ओलिविन हो गया। ये 4 5 6 तत्व है जो मुख्य रूप से इसको योगदान देते हैं। अब इस बातों को आपको ध्यान रखना है। खनिज क्या हुआ? तत्वों के संयोजन से बना वो खनिज। अब जो खनिज होते हैं, जब वो खनिज संयोजित हो जाते हैं, खनिज अलग अलग भाग में अलग अलग टुकड़ा, मान लो अब्रक है, फेल्डस्पार है, दोनों संयोजित हो गए तो एक बड़ा भाग बन गया, और उस बड़ा भाग कैसा है? कठोर है। उस बड़े कठोर भाग को अपन शेल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि शेल है ना, वो खनिजों का समूह है। किसका है? खनिजों का समूह है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, खनिजों का समूह है। शेल खनिजों का समूह है। किसका समूह है? खनिजों का समूह। सबसे पहले तत्व था, तत्व के बाद में खनिज आई, तत्वों के संयोजन से खनिज बना, खनिजों के संयोजन से चट्टान का निर्माण हुआ, और चट्टानें हैं। अब अपन मैं देखता हूं, आपको बताते हैं, थोड़ा सा इधर भाग देखिए। सबसे पहले पड़ा तत्व, बहुत जरूरी है यहां से प्रश्न आना। कुछ चीजें लिखी हुई है, हाँ हो सकता है कुछ याद करने लायक चीजें हो, और हम पढ़ा बीच में छूट भी जाती है कुछ चीजें, तो नोट डाउन जो आपको नोट्स मिलेगा ना, उस नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी लिखी हुई सारी चीजें। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, समझ में नहीं आई, तो आपको मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको दे रखा है, कभी भी कॉल करते हो, 24/7 आवर्स आपके लिए सर्विस उपलब्ध है, कभी भी फोन कर देना आप। तत्व के बाद में है खनिज, और खनिज के बाद में बढ़ती है शेल या चट्टान। अब चट्टान, अब देखिए तत्व क्या क्या है, इनको पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं, खनिज। इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है फेल्सपार। ध्यान रखना दोस्तों, फेल्सपार और फेल्डस्पार एक ही बात है। उसके बाद में है अभ्रक। अभ्रक आपको कहीं कहीं अभ्रक ना लेकिन माइका लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभ्रक, फेल्सपार, अभ्रक या माइका। उसके बाद में एक आता है एम्फीबॉल, एम्फीबॉल। उसके बाद में एक आता है पायरोक्सिन, पायरोक्सिन। एक आता है ओलिविन, ओलिविन। ये खनिज है मुख्य रूप से। अब इसमें से अपने को याद क्या रखना है? मुख्य रूप से याद रखना है ये
मुख्य रूप से आपको याद रखना ये माइका अब्रक और फेल्ड्सपार, यानी शेल जो है ना, चट्टानें जो बन रही है, उसमें सबसे अधिक योगदान इन दो खनिजों को होता है, इसलिए इन दो खनिजों को अपन अलग से याद कर लेंगे। चलो ठीक है, और देखो भाई क्या है, और देखो तत्व क्या है। तत्व मैंने आपको पहले ये बताया कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन अपने को 118 तत्व याद नहीं रखना। क्यों याद रखें इतने, क्या मतलब है? अपने को 20 तत्व याद रह जाए, 1 से 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो भी बहुत है, लेकिन ये सारे याद नहीं रखने अपने को 118। अब अपने को ये याद रखना है कि इन 8 तत्वों में से पृथ्वी की संरचना करने वाली चट्टानें जो है उसमें कौन कौन से। 2 प्रश्न आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। एक तो होता है ऊपरी भूपर्वती, जहां पर अपन खड़े हैं, जो ऊपर की भूपर्वती, इसकी रचना में अलग खनिज है, जबकि गहराई वाले चट्टान है उसमें अलग खनिज है। ऊपर वाले भाग में अपन सारे देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जलीय भाग में ऑक्सीजन, बाहर के पेड़ पौधे वनस्पति इसमें ऑक्सीजन, मिट्टी वनस्पतियां सारी चीजों में आप देखोगे तो वायुमंडल की जो है उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन है, सबसे प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन। लेकिन आप गहराई में चले जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहां पर पता है आपको, कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि ठोस भाग, नीचे के जो कोर के भाग है उसके अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा, निकल और फेरस, फेरियम, निकल, निफ है जिसको कहते हैं, लोहे की मात्रा ज्यादा है। तो 2 प्रश्न, यदि पृथ्वी की ऊपरी संरचना किया जाए, बात जिसको कहते हैं भूपर्वती, पृथ्वी की भूपर्वती में या पृथ्वी के धरातलीय भाग में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में, अब संपूर्ण पृथ्वी का मतलब सीमा भी है, सियाल भी है और नीफे भी है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये तीनों भाग शामिल है। तीनों भाग को सामूहिक रूप से कह दे कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक, पृथ्वी की जो संरचना हुई है, पृथ्वी की संपूर्ण संरचना में सबसे अधिक योगदान किस तत्व का है। तो दोस्तों उत्तर आपको याद है ना, बता दीजिए कौन सा है, लोहा या फेरियम या फेरस, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि तत्वों के अंदर सबसे अधिक, एक तो भूपर्वती के ऊपरी भाग में सबसे अधिक ऑक्सीजन, कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद में है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में आप आओगे तब जाके आपको मिलेगा लोहा। क्या मिलेगा, लोहा चौथे नंबर पर है। और लोहे के बाद में आपको पता है सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, और लास्ट में मैग्नीशियम भी आ जाएगा, मैग्नीशियम भी आ जाएगा। ये संपूर्ण पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को गठित करने वाले तत्व है। और इन तत्वों के गठन से अब जैसे फेल्ड्सपार बढ़ेगा तो फेल्ड्सपार के अंदर ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा होगी। अब्रक बनता है तो उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम इनकी मात्रा होती है। अब इसमें कुछ पदार्थ क्षारीय भी है, कुछ अम्लीय है। जिन पदार्थ, जिन तत्वों, जो खनिज बनेंगे उनमें यदि अम्लीय पदार्थों की मात्रा ज्यादा है तो उन खनिजों से जो भी चट्टान बनेगी वो अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि क्षारीय पदार्थ ज्यादा मात्रा है तो क्षारीय बनेगी, सीधी सी बात है, ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये तो है पर्वती के लिए, किसके लिए, भूपर्वती जो होती है ना, भूपर्वती ऊपरी भाग, उसकी संरचना में इसका योगदान है। लेकिन यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं, किसकी, संपूर्ण पृथ्वी, ध्यान रखना दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है संपूर्ण पृथ्वी के अंदर सबसे पहले आता है लोहा। क्या आता है, लोहा, सबसे पहले लोहा। अब इसकी मात्रा भी फिक्स है, ऊपर वाले पर्वती में ऑक्सीजन है वो लगभग 47% है, सिलिका लगभग 28% है, 2 ध्यान रखना है। लेकिन पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की संरचना के अंदर सबसे अधिक योगदान है लोहे का, और लोहे की मात्रा 35% के आसपास है, पूरी पृथ्वी होगी। और लोहे के बाद में आपको याद रखना है, सीधे हूबहू ये दोनों सेट कर देना है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, 3 तत्वों का याद यदि समूह आपको रह गया तो अपने आप प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इसमें भी 8 तत्व है, बाकी वाले याद सारे नहीं रखने। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ऊपरी भूपर्वती जहां पर अपन खड़े हैं, अपने आसपास के जो भाग है उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा ये तत्व है। लेकिन पूरी पृथ्वी की संरचना की बात करें तो उसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक है, ये बात आपको याद रहेगी। अब ये क्या करते हैं, ये जो तत्व है ना सारे, मान लो लोहा, ऑक्सीजन और सिलिका ये तीनों मिल गए, इन्होंने तीनों ने मिलकर इस प्रकार का कोई एक खनिज बना दिया, या 1 2 और कोई 4 5 खनिज है उसमें से मिलकर ये खनिज बन गया। तो ये खनिज किससे बने, इन तत्वों से बने। अब ये तत्व जो है इसमें कुछ तत्व क्षारीय है और कुछ अम्लीय है। यदि अम्लीय तत्व है तो उसमें अम्लीय चट्टान, अम्लीय खनिज बनेगा, क्षारीय धातु मिलेगी, क्षारीय बनेगा, दोनों मिश्रित होगी तो अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा अम्लीय एसिड वो बनेगी। अब ये बनेगी खनिज, और खनिज आपको दिखाई दे रहे हैं, फेल्ड्सपार, अब्रक, एम्फिबॉल, पायरोक्सिन, ओलिविन, इस प्रकार के खनिज। अब इन खनिजों के समूह से शेल बनती है, और शेल होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, शेल होती है 3 प्रकार की भाई, और 3 प्रकार के अंदर आपको सब पता है। एक तो होती है आग्नेय, कौन सी होती है, आग्नेय।
एक होती है अवसादी, एक होती है अवसादी और एक होती है रूपांतरित। कौन सी? रूपांतरित। रूपांतरित, ये दो बातें आपको अच्छे से जाने। तो शैलें अपने 3 प्रकार। अब शायद ये टॉपिक आपके नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तत्व बने, फिर खनिज बने और उसके बाद में शैल बनी, कैसे पूरी प्रक्रिया हुई, सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। तत्व बन गए, खनिज बन गए, शैल बने। अब अपन बात करेंगे वो होगी चट्टानों के प्रकार, शैलों का अध्ययन। कितने प्रकार की चट्टानें होती, 3 प्रकार की बात कर ली। तीनों में कौन कौन सी चट्टानें होती है, आग्नेय कैसे बनती है, अवसादी कैसे बनती है, रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है, और ये भी बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान अवसादी में अम्लीय कौन सी होती है और क्षारीय कौन सी होती है, क्योंकि उसमें तत्व कौन सा ज्यादा होता है उस मात्रा के आधार पर डिपेंड करता है। अब अगला वीडियो आए, तब तक के लिए धन्यवाद। इंतजार कीजिए, अति शीघ्र आपके पास क्लास उपलब्ध होगी।